this is Anand Kevat, and I welcome all of you to this new YouTube video. In this video, we will be discussing about the railway service pension rules, and this is the part 4th of the series. In this series, we will be discussing about all the rules from 1 to 108, all the rules, and in this video we will be discussing about 28 to 48, rule number 48. And these all are regarding to the qualifying service. And if you are a railway employee or is going to be as a pensioner or in a new appointment, or if you are aspirant of LDC or GDC exam, so it will be very useful for you for exam point of view and as a general awareness regarding the railway services, railway pension rules. So let us start the video, and without wasting the time. So in this videos we will be starting from the rule number 28. Let's start. So rule number 28 is saying that counting of temporary service under the state and central government allocation of pensioner liabilities. तो रूल नंबर 28 जो है ये बोलता है कि काउंटिंग ऑफ टेम्पररी सर्विस अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अलोकेशन ऑफ पेंशनरी लाइबिलिटीज़. तो इसमें ये 28 का है. इसमें हालांकि दोस्तों ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन ज़्यादा अपने यूज़फुल नहीं है, इस कारण से मैंने ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया है इनको. द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अलाउ द बेनिफिट ऑफ काउंटिंग. गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया गया है पर काउंटिंग देयर क्वालिफाइंग सर्विस बोथ द अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर दे रिटायर, जहाँ से रिटायर होते हैं उसके हिसाब से. इसमें रूल नंबर 29 बोलता है कि पेंशनरी लाइबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन की लाइबिलिटी जिसकी बनती है, द लाइबिलिटी ऑफ पेंशन एंड इंक्लूडिंग ग्रेजुटी shall be borne in full by the department to which the government servant permanently belong at the time of retirement. जब जिस पोस्ट से वो रिटायरमेंट होता है वो जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, एंड उसके हिसाब से उसकी जो है पेंशनर लाइबिलिटी बनती है, ग्रेजुटी बनती है. नो रिकवरी फॉर प्रोपोर्शनेट पेंशन shall be made from other department of the central government under whom they had served. तो जो भी लाइबिलिटीज़ बनेगी और जो भी रिकवरी वगैरह जो भी होनी रहेगी तो जिस डिपार्टमेंट में उसने ज्वाइन किया उसी से होगी, न कि जहाँ पर उसने सर्व किया था उससे होगी. रूल नंबर 30 बोलता है कि काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय साइंटिफिक एम्प्लॉय इन सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. साइंटिफिक एम्प्लॉय जो है, वैज्ञानिक एम्प्लॉय जो है, उसकी काउंटिंग के लिए सर्विस रेंडर्ड बाय द साइंटिफिक एम्प्लॉय इन सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच इज़ फिनांस्ड फ्रॉम सेस आर गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि ऐसी कोई सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंस से चलती है, सेस से या फिर गवर्नमेंट ग्रांट से, गवर्नमेंट जिसके लिए पैसा देती है, या फिर जो कर निर्धारित किया जाता है, शुल्क लगता है उसके हिसाब से जो चलती है, उसमें अगर कोई साइंटिफिक एम्प्लॉय है तो ड्यूरिंग सच सर्विस ही वाज सब्सक्राइब टू, अगर उसने अपनी सर्विस के दौरान कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड को अगर सब्सक्राइब किया है, परमानेंट अपॉइंटमेंट विदाउट एनी इंटरप्शन टू ए पेंशनेबल रेलवे सर्विस, बिना किसी इंटरप्शन के लिए, तो काउंटेड एज ए क्वालिफाइंग फॉर पेंशन के लिए उसको कैलकुलेट किया जाएगा. काउंटिंग ऑफ सर्विस पेड फ्रॉम कंटेंजेंसीज. कंटेंजेंसीज मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से इमरजेंसी, आपात के समय. इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट इन सर्विस ऑन और आफ्टर द 22nd of the August 1968, half of the service paid from contingency benefit on absorption in regular employee subject to the following condition. हाफ ऑफ द सर्विस, जो सर्विस है उसकी हाफ को जो है पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट किया जाएगा. उसके अलग अलग कंडीशन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. काउंटिंग ऑफ सर्विस फॉर सब्सटीट्यूट. टेम्पररी होता था, एक सब्सटीट्यूट पोस्टिंग होती है, तो रेलवे सर्विस रेंडर्ड एज ए सब्सटीट्यूट शेल बी काउंटेड फॉर पेंशनरी बेनिफिट फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीजन ऑफ 3 मंथ. जो 3 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद में उसको सब्सटीट्यूट को उसको पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट किया जाता था. एंड 4 मंथ इन दिस केस कंटिन्यूस सर्विस सब्सटीट्यूट फॉलो बाय अब्जॉर्पन इन रेगुलर पोस्ट. और उसके सब्सटीट्यूट के बाद में अगर उसको बाद में ग्रुप सी या ग्रुप डी में उसको विदाउट एनी ब्रेक अगर उसको रेगुलर कर लिया गया है, तो उसके बाद में उसको 4 महीने के बाद में उसे पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट किया जाएगा. काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विसेज इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयड रेलवे सर्वेंट.
तो एक प्रकार से एक रेलवे सर्वेंट है हु हैविंग रिटायर, जो रिटायर हो जाता है कंपेंसेशनल पेंशन या इनवैलिड पेंशन पे। कंपेंसेशन पेंशन तो क्या होती है, इनवैलिड पेंशन क्या होती है, और ये जो पेंशन्स के टाइप ऑफ पेंशन्स, वो उसको मैं नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें पेंशन्स के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कितनी टाइप की पेंशन होती है। तो उसमें एक कंपेंसेशन पेंशन या इनवैलिड पेंशन या फिर कंपेंसेशन ग्रेजुटी या इनवैलिड ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ों को, सारी टर्म्स को हम लोग उसमें एलेबरेट करेंगे। इज री एम्प्लॉयड एंड अपॉइंटेड सब्सटेंटली टू सर्विस पोस्ट विच द रूल्स अप्लाई में एक्सरसाइज विद इन द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में किया जा सकता है। ज़्यादा रिलेटेड नहीं है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इनको समझने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेलवे, मिलिट्री अगर सर्विस की है अगर एम्प्लॉयमेंट रेलवे में ज्वाइन करने से पहले, तो ये थोड़ा सा है कि एक सर्विसमैन जो लोग आते हैं उनके लिए। तो रेलवे सर्वेंट हु इज री एम्प्लॉयड इन रेलवे सर्विसेज आर पोस्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन मतलब 60 की एज से पहले अगर मान लो उसने रेलवे सर्विस ये पोस्ट ज्वाइन की है, बिफोर सच री एम्प्लॉयमेंट, इससे उससे पहले अगर मतलब उसने मिलिट्री सर्विस मतलब एक सर्विसमैन ने अगर रेलवे ज्वाइन की है, तो ऑन हिज कन्फर्मेशन इन रेलवे सर्विस आर पोस्ट, उसके बाद दोनों ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन रहेंगे, मतलब उसे क्वालिफाइंग सर्विस में उनको इंक्लूड किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज बिफोर पेंशन इज ग्रांटेड, पेंशन ग्रांट होने से पहले द वार और मिलिट्री सर्विस है इंडिविजुअल होम पेंशन इज, उसको जो कि पेंशन पेएबल था, अमाउंट ऑफ बोनस और ग्रेजुटी इन लीव ऑफ पेंशन पेड टू हिम शेल बी वेरीफाइड, जो मिला था उसको वेरीफाइड किया जाएगा इन द फॉर्म नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग अथॉरिटीज इंडिकेट्स अगेंस्ट द ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। रूल नंबर 36 बोलता है काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंड ऑन लीव, जो पीरियड आपने लीव पे स्पेंड किया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ऑल लीव ड्यूरिंग सर्विस फॉर विच लीव सैलरी इज पेलेबल, जी सारी छुट्टियां जिसके लिए कि आपको लीव सैलरी मिलती है, एंड ऑल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स ग्रांटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड सेल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस, जो भी मेडिकल ग्राउंड पे जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली गई है या फिर जो जिस पर लीव सैलरी मिलती है, तो उसको इसके लिए काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अदर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस को छोड़कर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है, जो उस पोस्ट के लिए अपॉइंट कंपिटेंट अथॉरिटी होता है, एट द टाइम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर ग्रांटिंग सच लीव अलाउ द पीरियड ऑफ दैट लीव टू काउंट क्वालिफाइंग सर्विस इफ द लीव इज ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट। मतलब वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो इस चीज़ को मेंशन करेगी कि उसको क्वालिफाइंग सर्विस के लिए उसे काउंट करना है या नहीं, या कितने पीरियड को काउंट करना है। अगला आ जाता है कि काउंटिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन। काउंटिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अगर कोई एम्प्लॉई की अपनी सर्विस के दौरान कभी सस्पेंड हुआ है, तो उस सस्पेंशन का जो पीरियड रहेगा उसके लिए क्या रूल रहेगा। तो जहाँ पर कोई एक रेलवे एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन में रखा जाता है और उसकी कोई इंक्वायरी चल रही होती है, और इंक्वायरी का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो अगर मान लो उस एम्प्लॉई के मतलब ऐसा आता है कि जो इंक्वायरी हुई थी वो उसको उसी तरह से फुली तरह एक्सोनरेट, मतलब उसको बरी कर दिया जाता है, या जो सस्पेंशन किया जाता है जो उसको फुली अनजस्टिफाई कर दिया जाता है, पूरी तरह की मतलब गलत किया गया था, और उस कंडीशन में। और दूसरा होता है कि इन अदर केसेस द पीरियड ऑफ सच सस्पेंशन शैल नॉट काउंट, अगर ऐसा नहीं किया, मतलब उसको होली अनजस्टिफाई नहीं किया या एक्सोनरेट नहीं किया गया, तो उसके अलावा छोड़कर अगर उस पर सस्पेंशन लगाया जाता है तो उसको जो है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, बट अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास ऑर्डर काउंट अंडर द रूल गवर्निंग एंड एक्सटेंड दैट अथॉरिटी में डिक्लेयर, उसके लिए लेकिन अथॉरिटी को ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी वो ये डिक्लेयर करेगी, ये लिखेगी कि क्या करना है। वेयर द अथॉरिटी री इनस्टेटिंग द रेलवे सर्वेंट, लेकिन अगर अथॉरिटी री इनस्टेटिंग मतलब फिर से उस एम्प्लॉय को रीस्टेटिंग कर देती है, हैड नॉट पास्ड ऑर्डर, उसने अगर ऑर्डर पास नहीं किया था एज टू ट्रीटमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन की, उस पीरियड को क्या करना है फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जो पीरियड रहेगा सस्पेंशन का वो सेल क्वालिफाई, उसे क्वालिफाई किया जाएगा ओनली इफ इट हैड बीन ट्रीटेड एज ड्यूटी, अगर उसे मान लो ड्यूटी या लीव नॉट ड्यू एज ए, जो भी केस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब ये कि अगर एक्सोनरेट कर दिया गया या अनजस्टिफाई किया है तो वो तो काउंट रहेगा ही, और अगर मान लो ये नहीं किया, अदर केस है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी उसके बारे में एक ऑर्डर इशू करेगी कि उसे करना है या उस पीरियड का क्या करना है, ये चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा।
काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे जो पीरियड स्पेंड किया जाता है तो उसे जो है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा जो भी पीरियड ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद में आपने डायरेक्ट रेगुलर पोस्ट पे काम होना चाहिए विदाउट ब्रेक। काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन री स्टेटमेंट, री स्टेटमेंट मतलब उसको फिर से रिज्वाइन कराना। तो उस कंडीशन में रेलवे सर्वेंट हुई डिसमिस रिमूव एंड कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, मेजर पेनल्टी दी, उसमें डिसमिस रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया, उसके बाद में अपील की, अपील के बाद में उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसे रीइंस्टेट कर दिया। तो उस कंडीशन में जो रीइंस्टेटमेंट रहेगा वो पास्ट सर्विस में काउंट, उसकी पास्ट सर्विस काउंट की जाएगी या, और उसके लिए जो है अपीलेट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो उस चीज़ को मेंशन करेगी उसके ऑर्डर में। द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इन द सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल रिमूवल है सॉरी जो डिसमिसल रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट है उसके बाद में जो पीरियड जब रीइंस्टेटमेंट होगा उस बीच का जो पीरियड रहेगा जो रीइंस्टेटमेंट का, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन अगर कोई है तो शेल नॉट काउंट, उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस, अनलेस यदि नहीं रेगुलराइज, अगर उसको एज अ ड्यूटी और लीव अगर रेगुलराइज नहीं किया बाय स्पेसिफिक ऑर्डर बाय द अथॉरिटी विच पास द ऑर्डर और रीइंस्टेटमेंट का जो ऑर्डर निकालती है वो उस चीज़ के बारे में स्पेसिफाई करेगी। अब ये देख लेते हैं कि 40 नंबर की फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल ऑफ रेलवे सर्वेंट फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट शेल लीड टू द फॉर फीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस, मतलब उसको फॉर फीचर कर दिया, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया, बुला दिया गया, हटा दिया गया। फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन बाय रेलवे सर्वेंट के द्वारा अगर रेजिग्नेशन दे गया फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट, यदि इट इज़ नॉट अलाउड बी विड्रॉन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसे पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते अगर उसे विड्रॉ नहीं किया गया, अलाउ नहीं किया, द अपॉइंटेड अथॉरिटी शेल लीड टू द फॉरफीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस, तो उस कंडीशन में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस फॉरफीचर सर्विस को फॉरफीचर कर सकती है। रेजिग्नेशन शेल नॉट लीड टू फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस, जो रेजिग्नेशन दिया है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस इफ़ इट हैज़ बीन सबमिटेड टू टेक अप विथ प्रॉपर परमिशन, अगर उसे प्रॉपर परमिशन लेके अनदर अपॉइंटमेंट लेता है वो विद अ टेम्परेरी और परमानेंट अंडर गवर्नमेंट वेयर द सर्विस क्वालिफाई फॉर पेंशन, जहाँ पर इसकी सर्विस को क्वालिफाई किया जाता है पेंशन के लिए, तो उस कंडीशन में उसको फॉर फीचर वो सर्विस नहीं रहेगी वो रेजिग्नेशन के बाद में। इंटरप्शन इन सर्विस इन केस ऑफ फॉलिंग अंडर रूल नंबर 2, अगर मान लो इंटरप्शन होता है, बीच में कुछ पीरियड ऐसा गैप होता है ड्यू टू द टू अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट छोड़ के दूसरे अपॉइंटमेंट ज्वाइन किया, जो गैप हो जाएगा, तो बीइंग ए डिफरेंट स्टेशन नॉट एक्सीडिंग द ज्वाइनिंग टाइम, लेकिन अगर वो पीरियड ज्वाइनिंग टाइम से ज़्यादा नहीं अंडर द रूल ऑफ ट्रांसफ़र शेल बी कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू टू रेलवे सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ रिलीफ और द फॉर्मल कंडोनेशन टू द एक्सटेंड विच द पीरियड इज़ नॉट कवर्ड बाय द लीव ड्यू टू हिम, अगर उस पीरियड से कम है, मतलब ट्रांसफ़र ज्वाइनिंग टाइम से कम है, तो उसको लीव में एज अ लीव मेंशन किया जाएगा और उस पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाएगा, ब्रेक नहीं माना जाएगा। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट अ पर्सन टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन, जो रेजिग्नेशन दिया उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ कर सकता है इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्र हित में या उस पर कर सकता है ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है उसमें, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। और इसका 5 नंबर आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉ रेजिग्नेशन शेल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर विड्रॉल या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर अ रेलवे सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस, जहाँ पर एक सर्विस से या पोस्ट से रिजाइन कर सकता है विथ अ व्यू ऑफ टेकिंग अप अपॉइंटमेंट इन और अंडर अ प्राइवेट कॉमर्शियल कंपनी, अगर बाद में वो कॉमर्शियल कंपनी में कोई प्राइवेट में अगर ज्वाइन करता है अंडर अ कॉरपोरेशन कंपनी होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल बाय द, जो कि पार्शली या पूरी तरह से ओन बाय गवर्नमेंट है और ये अंडर द बॉडी कंट्रोल ऑफ फाइनेंस बाय द, या फिर उसको किसी तरह से फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उस कंडीशन में उसका विड्रॉयल रेसिडेंट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। व्हेन अ ऑर्डर इज पास्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलाउइंग अ पर्सन टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन, रेसिग्नेशन को अलाउ करती है कि कंपेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है टू द रिज्यूम ड्यूटी, और वो ड्यूटी रिज्यूम करता है। द ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन
तो उस ऑर्डर में ये माना जाएगा कि कंडोनेशन या इंटरप्शन जो सर्विस है उसको ये कर दिया गया है कि उसको नहीं माना जाएगा, बट द पीरियड ऑफ इंटरप्शन शेल नॉट काउंट फॉर द क्वालिफाइंग सर्विस। लेकिन जो उस पीरियड, जो बीच का पीरियड रहेगा, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उस इंटरप्शन को जो हुआ है उसको डिबार कर दिया जाएगा, मतलब उससे नहीं माना जाएगा। कंटिन्यू सर्विस मानी जाएगी, लेकिन उस पीरियड, मान लो 6 महीने के लिए वो बाहर रहा था, तो 6 महीने का पीरियड उस पीरियड में से कम कर दिया है। रेजिग्नेशन सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ रूल 53 शुड 53 नंबर रूल नंबर देखा जाएगा क्या है, शुड नॉट इंटेल फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रेलवे। 42 में दिया है इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एन इंटरप्शन इन सर्विस फॉर रेलवे सर्वेंट्स एंड लीड टू फॉरफीचर इज पास सर्विस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन केसेस मेनली। मतलब अगर मान लो इंटरप्शन या ब्रेक होता है अपने इसकी सर्विस में, तो जो पहले की सर्विस है उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, फॉरफीचर कर दिया जाता है, बुला दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस नेमली, इन निम्नलिखित केसेस को छोड़कर। अथोराइज लीव ऑफ एब्सेंस, एब्सेंट रहा और उसको अगर लीव दे दी गई, अथोराइज कर दिया गया है, तो उसको मतलब उस केस को छोड़कर। अनऑथोराइज एब्सेंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ अथोराइज लीव, लीव अथोराइज करके गया, उसके बाद में अनऑथोराइज रूप से वो एब्सेंट हो गया, एज लॉन्ग एज द पोस्ट ऑफ एब्सेंट इज नॉट सब्सटेंटिवली फिल्ड, अगर उस पोस्ट को सब्सटेंटिवली द्वारा फिल नहीं किया गया, अगर वैकेंटी है तो। सस्पेंशन वेयर इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय रेइंस्टेटमेंट, सस्पेंशन किया और उसके इमीडिएट बाद उसको रेइंस्टेटमेंट कर दिया, वेदर इन द सेम और डिफरेंट पोस्ट, और वेयर द रेलवे सर्वेंट डाइज, या फिर रेलवे सर्वेंट डाइज होता है, इज़ परमिटेड टू रिटायर, या उसे परमिट कर दिया जाता है रिटायरमेंट लेने की, यार इज़ रिटायर, उसे रिटायर कर दिया जाता है, उन अटेंडिंग द एज ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन, मतलब अंडर सस्पेंशन किया, उसके बाद में उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट की एज मतलब 60 ईयर की एज आ गई और उसे उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है ना। तो इस कंडीशन में जो है अगर उसके सस्पेंशन के जस्ट बाद अगर ये रेइंस्टेटमेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वो इंटरप्शन इफेक्ट नहीं आएगा उसका, सर्विस का, ब्रेक का। ट्रांसफर टू नॉन क्वालिफाइंग सर्विस इन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इन सच ट्रांसफर हैड बीन ऑर्डर्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ज्वाइनिंग टाइम ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, तो उसे ज्वाइनिंग टाइम मानते हुए उस क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, मतलब इंटरप्शन नहीं आएगा उसका। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल नंबर 1 में जो को छोड़ के अलावा द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में एन ऑर्डर कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिव द पीरियड ऑफ एब्सेंट विदाउट लीव एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर मान लो उसने एब्सेंट रहा है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पहले से उसको इफेक्ट में डालते हुए एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसको ट्रीट किया जा सकता है ऑर्डर पास करके। कॉन्डेनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, रूल नंबर 43, इन द एब्सेंट ऑफ सर्विस बुक मान लो किसी प्रकार से मिसिंग हुई है, एब्सेंस हो गई है, द इंटरप्शन बिटवीन द टू स्पेल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर अगर वो दूसरा गवर्नमेंट जॉब किया और उस बीच में अगर उसकी सर्विस बुक मतलब मिसिंग है, तो रेंडर बाय द रेलवे सर्वेंट अंडर द गवर्नमेंट के द्वारा, इंक्लूडिंग सिविल सर्विस रेंडर पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विस में किया है, रेलवे एस्टिमेट शेल बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली कंडेंड एंड द कंडेंड कर दिया जाएगा, मतलब उसे माफ कर दिया जाएगा। प्री इंटरप्शन सर्विस ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, तो पहले वाली जो सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाएगा। नथिंग इन द क्लास ए, जो क्लास ए का जो उसमें कुछ नहीं है, शेल अप्लाई टू द इंटरप्शन caused by resignation, dismissal, removal from the service for participating in a strike। और नंबर 2 देखते हैं कि where a break in service of railway servant is condemned, उसको कंडोन कर दिया जाए जो सर्विस ब्रेक हुई उसको, तो ही शेल अनलेस स्पेसिफाई प्रोवाइडेड, अगर इस विशेष रूप से अगर कुछ अनुबंध नहीं लगाए गए हैं, तो कॉन्ट्रेरी इन द सेक्शन ऑफ द सच कंडोनेशन, तो जो ऐसा जो कंडोनेशन किया गया है, रिफंड एनी ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी रिफंड की गई, स्पेशली कंट्रीब्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोवाइडेड फंड इफ एनी अगर किया गया है, तो विथ इंटरेस्ट देयर ऑन, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट को रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सर्विस बिफोर द ब्रेक। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेक इन सर्विस कंडोन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उसके लिए जो सर्विस में ब्रेक किया उसे कंडोन कर दिया गया है। तो एनी ब्रेक इन सेकंड
condoned prior to the 2nd July 1961. The purpose of special contribution shall be deemed to be condoned for the purpose of pensionary benefit also provided that क्या प्रोवाइडेड दिया है, पहला दिया है कि द रेलवे सर्वेंट हु इज़ नॉट रिफंडेड, अगर उसने अमाउंट रिफंड नहीं किया गया ग्रेजुटी का या स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन या फिर दोनों, रिसीव्ड बाय हैंड जो उसके द्वारा रिसीव कर लिया गया था फॉर द स्पेल ऑफ सर्विस रेंडर्ड पीरियड टू द ब्रेक इन सर्विस, पहले वाले सर्विस जो ब्रेक से पहले की थी, तो रिफंड टू द गवर्नमेंट अमाउंट देयर अपॉन, तो उसे रिफंड करता है गवर्नमेंट को. नो इंटरेस्ट नीड टू रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द पीरियड इट इज़ रिमेन विथ हिम, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, ज़रूरत नहीं है कि टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द पीरियड ऑफ दिस रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करें. द इंटेंशन टू मेक द रिफंड हैज़ बीन नोन बाय द रेलवे सर्वेंट, जो रिफंड का रेलवे सर्वेंट राइटिंग इन द अकाउंट ऑफिसर not lesser than 6 months from the date of issue of order his confirmation in a substantive post, or if he is on leave या 6 months of his return from the leave. The refund may be made in installment, जो रिफंड रहेगा उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 12 इन द नंबर, 12 महीने से ज़्यादा नहीं, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर हु कंडोन द ब्रेक इन सर्विस, जो सर्विस को ब्रेक के लिए ऑर्डर देता है उसको. द राइट टू काउंट द प्रीवियस सर्विस शेल नॉट रिवाइव टिल द होल अमाउंट इज़ कम्प्लीटली रिफंडेड, अगर वो पूरा जब तक कि पूरा कम्प्लीटेड रिफंड नहीं किया जाता तब तक उसको उस सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा. 46 में दिया है डेपुटेशन ऑन यूनाइटेड नेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वो डेपुटेशन पे जाता है कहाँ, यूनाइटेड नेशन या फिर अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो रेलवे सर्वेंट हुई डेपुटेड ऑन फॉरेन सर्विस टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और अदर यूनाइटेड नेशन बॉडीज में जाता है. द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु बिकम इंटाइटल फॉर पेंशनरी बेनिफिट फ्रॉम दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेट हिज ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन? एट द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड काउंट सच सर्विस एज क्वालिफाइंग फॉर द पेंशन अंडर दीज रूल. Avail the retirement benefit admissible under the rule of aforesaid organization, not count such service as qualifying for pensioner under these rule. Avail the retirement, अगर मान लो उसने अवेल कर लिया रिटायरमेंट बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर द रूल ऑफ अफॉरसेड पहले बताए गए ऑर्गेनाइजेशन से, एंड नॉट काउंट सच, तो इस कंडीशन में जो सर्विस को जो है पेंशनर के लिए काउंट नहीं की जाएगी इस रूल में, बशर्ते जहाँ पर कि रेलवे एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर क्लास बी, जिसने कि क्लास बी को ऑप्ट किया है, रिटायरमेंट बेनिफिट शेल बी पेएबल टू हिम इन इंडिया इन रुपीज़ फ्रॉम सच अ डेट इन सच अ मैनर एज अ गवर्नमेंट में ऑर्डर स्पेसिफाई, रुपीज़ में उसे बेनिफिट दिया जाएगा और जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी उसके हिसाब से, बशर्ते फर्दर दैट पेंशन कंट्रीब्यूशन, अगर कोई पेंशन का कंट्रीब्यूशन है तो पेड द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी रिफंडेड टू हिम, उसे रिफंड कर दिया गया होगा तब. 47 वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर 18 ईयर सर्विस और 5 ईयर बिफोर रिटायरमेंट. वेरिफिकेशन जो क्वालिफाइंग सर्विस का होता है आफ्टर 18 ईयर्स, 8 साल 18 ईयर मतलब 18 साल के बाद, या फिर 5 ईयर बिफोर रिटायरमेंट के 5 ईयर के बिफोर, 5 साल पहले के. रेलवे सर्वेंट ऑन कंप्लीटिंग 18 ईयर ऑफ सर्विस, 18 साल की सर्विस कंप्लीट कर लिया, आर ऑन हिज बीइंग लेफ्ट विथ 5, आगे या फिर उसके 5 साल सर्विस के बचे हैं बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होता है. द अकाउंट ऑफिसर कंसर्न इन द केस ऑफ गजेटेड रेलवे सर्वेंट और हेड ऑफ द ऑफिस जो रहेगा कंसल्टेशन विद द अकाउंट ऑफिसर कंसर्न इन द केस ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ दिस टाइम बीइंग इन फोर्स. वेरीफाई, जो उसकी सर्विस को वेरीफाई करेगा, रेंडर सच रेलवे सर्वेंट, डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस, और वो डिटरमाइन करेगा, मानेगा क्वालिफाइंग सर्विस एंड कम्युनिकेटेड टू द पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, सो डिटरमाइंड इन फॉर्म नंबर 15 में उसको मेंशन करेगा. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 जो दिया है इसका, इसमें जो चीज़ कंटेंट नहीं किए गए उसके अलावा, वेयर अ रेलवे सर्वेंट इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट फ्रॉम टेम्प्रेरी डिपार्टमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट क्लोज हो जाता है या टेम्प्रेरी किसी डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफ़र होता है, ही हैड बिन प्रीवियसली सर्विंग, जहाँ पर उसने प्रीवियसली सर्विस किया गया, बिकॉज द पोस्ट ही हैड बिन डिक्लेयर्ड सर्विस, अगर मान लो वो पोस्ट डिक्लेयर हो गई है
सरप्लस हो गई है, मतलब अतिरिक्त हो गई है, द वेरिफिकेशन ऑफ दिस सर्विस में बी डन वेन एवर सच इवेंट ऑक्यूर। तो उस कंडीशन में भी उसका वेरिफिकेशन वहीं पर हो जाएगा, जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा उस समय उसका वेरिफिकेशन वहीं पर कर लिया जाएगा उसका सर्विस का। द वेरिफिकेशन डन इन सब रूल नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 में जो वेरिफिकेशन दिया है, शेल बी ट्रीटेड एज फाइनल, उसे फाइनल माना जाएगा, एंड शेल नॉट बी ओपन एक्सेप्ट, फिर उससे ओपन नहीं किया जाएगा, बस एक्सेप्ट व्हेन द नेसेसिएशन बाय द सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द रूल्स, अगर कोई उसमें रूल में चेंजेस नहीं होता है उसके बाद में, एन ऑर्डर गिविंग द कंडीशन एंड अदर सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन। डिफिशियंसी इन सर्विस, एनी डिफिशियंसी इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अ रेलवे सर्वेंट शेल नॉट बी कंडेम, अगर किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी कोई कमी रहती है तो उसे कंडेम नहीं किया जाएगा। ये था रूल नंबर 48। तो ये था दोस्तों रूल नंबर 28 से 48 का इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और आगे जो वीडियोज आएंगी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, जैसे इमोल्यूमेंट क्या होता है, एवरेज इमोल्यूमेंट क्या होता है, और टाइप ऑफ पेंशन। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कितनी प्रकार की पेंशन मिलती है, तो आपको इसमें लगभग 6 प्रकार की पेंशन आपको इसमें पता चलेगी कौन कौन सी है। तो आगे की वीडियो आई थिंक दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको क्या इमोल्यूमेंट होता है और किस तरह उसके कैलकुलेशन किया जाता है पेंशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी फर्दर इन फ्यूचर सर्विस में। तो इसी तरह दोस्तों अभी तक हो गए हैं 48 रूल्स, 108 रूल्स को कवर करना है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, कम टुगेदर एंड गेट सक्सेस। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी टारगेट है, उसे हम लोग मिलकर अचीव करेंगे। और इस तरह मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड टेक केयर एंड स्टडी, कंटिन्यू स्टडी, स्टे ट्यून विथ मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।